मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक क्रिस्टोफर इनोसेंट का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक ये जो सिलसिला शुरू किया है नौजवानों की कैरियर गाइडेंस के लिए, तो उस सिलसिले में हमारे ये प्रोग्राम अभी चलते रहेंगे। आज मेरे साथ जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो एक बहुत ही नामवर कराची के बिजनेसमैन हैं और ये रियल एस्टेट एजेंट हैं। और आइए उनसे मुलाकात करते हैं। इनका नाम है अशरफ बुढ़ानी। तो अशरफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत है। तो जनाब, आप जो है जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का काम और मकानों को किराए पर देना और किराए पर लेने, इस सिलसिले में ये आप जो अपनी खिदमत अंजाम कर दे रहे हैं। तो जनाब ये बताइए कि ये जो रियल एस्टेट के तौर पे आपका कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस जब मैंने शुरू किया तो उसके स्टार्ट के अंदर काफ़ी मुझे भी परेशानी आई। अच्छा। लेकिन आराम से बिल्कुल ये काम सेट हो गया। सेट हो गया जी। अच्छा, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे आप लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? रियल एस्टेट का जो सर्विसेज हैं, इसके समझो कि सेलर और परचेज़र के दरमियान ये पुल का किरदार अदा करते हैं रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, ठीक है। इनको सर्विसेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे सेलर और परचेज़र, इनको वो डॉक्यूमेंट जो सेलर देता है वो ब्रोकर के थ्रू ही परचेज़र के पास जाते हैं जी। फिर परचेज़र इसकी वेरीफाई करवाता है। फिर इसके बाद जो टोकन और दीगर मामलात वो ब्रोकर के ज़रिए ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। मतलब ये कहने का ये है कि ये जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, ब्रोकर जो होता है, ये इंतहाई जो है ईमानदारी का काम है। इसको ट्रस्ट पर ये सारा कारोबार बेस करता है। मैं आपको जानता हूँ, आप काफ़ी अरसे से इस काम में मतलब कर रहे हैं आप, और आप एक सादिक और अमीन आपको समझा जाता है। आप बताइए, इस काम में दुश्वारियाँ क्या क्या होती हैं? दुश्वारियाँ यूँ है कि देखें, आजकल के गली मोहल्लों के अंदर रियल एस्टेट का कारोबार खुल गया। एक बंदा एक फ्लैट बेच के वो रियल एस्टेट बन जाता है, एजेंट बन जाता है, ब्रोकर बन जाता है। ठीक है। फिर उसको इतनी आगाही नहीं होती कि रियल एस्टेट के कारोबार में चला किस तरह जाए। सिर्फ एक फ्लैट बेच के या एक प्लॉट बेच के रियल एस्टेट नहीं बना जाता। इसके लिए बाकायदा इसकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमें इन्वेस्टर को या दीगर जो भी परचेज़र है, सेलर है, इनको थोड़ा सिक्योर भी रखना पड़ता है ताकि इनके अंदर इनके मामलात में ख़राबी ना आए। तो दुश्वारियाँ तो काम के अंदर हर चीज़ में आती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि फ़लाँ जगह जो ये मकान खाली है और या फ़लाँ मकान बिक रहा है? आपको वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या हो? सोर्स और इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी रियल एस्टेट के अंदर ब्रोकर्स हैं, वो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। कोई भी फ्लैट खाली हुआ, प्लॉट खाली हुआ, प्लॉट बिक रहा है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। इसमें आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं? इसलिए ऑनलाइन भी यूज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप और इसके अलावा कॉलिंग के ज़रिए एक दूसरे से रब्ते में रहते हैं। तो आपकी कोई एक फ़ीस होती है या कमीशन होती है, क्या इस पे नेगोशिएशन होती है? जी बिल्कुल, नेगोशिएशन भी होती है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर तो एक फ़िक्स रेट होते हैं, इनके फ़िक्स होते हैं। जैसे 1% है। अच्छा। ठीक है। कोई ½ % भी लेता है, और कई ऐसी बार ऐसा भी होता है कि बगैर फीस के भी काम किया जाता है। हाँ, नहीं, ये आपकी सवाबदीद पर है कि आप मतलब वो सवाबदीद के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो इस काम में सबसे आपने मतलब बताया कि 15-20 साल आपको इस काम में हो गए। जी। तो यकीनन आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त जब से ये काम आप कर रहे हैं। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है कि बंदे का शौक़ होना चाहिए। मुझे शौक़ है इस कारोबार का, तो मुझे इसमें दिलचस्पी भी ज़्यादा आती है। एक तो ये कि सोर्स ऑफ इनकम है,
ठीक है, लेकिन इनकम इतनी नहीं है। देखें इस कारोबार के अंदर रोज़ कोई सेल परचेस नहीं होती है। रियल एस्टेट का जो बिज़नेस करता है रोज़ सेल परचेस नहीं करता, किसी वक्त रेंट का बिज़नेस हो जाता है, रेंट पे दे दिया, उसमें कमीशन मिल गई। तो मतलब ये बिज़नेस ऐसा है, इसमें रोज़ की बुनियाद पे काम नहीं है। इसमें हो जाते हैं साल में तो 2-4 सौदे हो जाते हैं, नहीं होते तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये है कि कारोबार को चलाने के लिए इस पे अंदर खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, शौक होना ज़रूरी है। कारोबार के लिए शौक का होना बहुत ज़रूरी है। शौक से कारोबार, मेरा जो काम है वो शौक से करता हूँ। 20 साल से इस काम में मतलब मुलव्विस कह लें या काम कर रहे हैं आप। अगले 5 साल में आप अपने आप को किस जगह पर देख रहे हैं? अगले 5 साल बहुत अच्छे हैं। कराची की तारीख के लिए बेचे हैं। बिज़नेस कराची के अंदर माशाल्लाह बहुत फलता फूलता है। रियल एस्टेट का कारोबार भी बहुत अच्छा है। सेल परचेस बहुत होती है। लोगों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जाहिर बात है जहाँ आबादी बढ़ेगी वहाँ रेंट पे और सेल और परचेस ये बढ़ेगा। अशरफ साहब, ये जो बेरोज़गारी देख रहे हैं, किस कदर बेरोज़गारी नौजवानों में बढ़ गई है। महंगाई ने लोगों को की कमर तोड़ दी है, जुलूस निकल रहे हैं, सियासी एहतजाजात हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये काम जो है, नौजवान जो हमारे बेरोज़गार हैं, इस पेशे को कैसे अपना सकते हैं? इस पेशे को अपनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक आम बंदा भी एक शॉप खोले रियल एस्टेट की और ईमानदारी से काम करे तो उसका काम चलेगा। अच्छा, तो इसके लिए बुनियादी चीज़ क्या है? सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप एक जारी बात है, रेंट पे शॉप ले ले, शॉप लेके आराम से अपना बिजनेस शुरू करे। जारी बात है एक प्रॉपर्टी की वो सेल परचेस करेगा तो जारी बात है उससे उसकी हिम्मत भी बढ़ेगी और उसका काम भी चलता रहेगा। सही है। आप एक बिजनेस फैमिली से आपका ताल्लुक है, ठीक है, और आप क्या क्या बिजनेस करते हैं? बस प्रॉपर्टी सही है, ज़्यादा रिलेटेड तो प्रॉपर्टी सही है। ज़्यादा प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं क्योंकि तकरीबन 15-20 साल से यही करते आ रहा है। तो जो फील्ड हमारी है इसमें ज़्यादा मेहनत करें और शौक भी यही है। कौन सी खसूसियात हैं जो कि एक स्टेट एजेंट को बेहतरीन स्टेट एजेंट बनाती है? बुनियादी बात तो यही है कि ईमानदारी से काम करें, अपने इन्वेस्टर को सेव करें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट हो उस पर हाथ ना डालें और ईमानदारी से काम करें, वो काम चलेगा। कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, वो चलता है, ईमानदारी से करें। आपको मतलब एक ज़ाती सवाल कर रहा हूँ, बचपन में आप कैसे थे? मतलब ये घरौंदे वरौंदे बनाते थे आप? घरों पर तो नहीं बनाते थे? बचपन से ही जैसे आपको ये शौक पड़ गया कि आपने ये घरों का कारोबार और ये शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्या घरौंदे वगैरह तो नहीं बने। अच्छा, बचपन से ही तकरीबन समझे कि मेरा माइंड पहले से ही बिजनेस की तरफ था। अच्छा, तकरीबन मैं 9th क्लास में था तब से मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो इस बिज़नेस पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी ये कि मस्जिद मदरसा इसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपना। तो खेलने कूदने पे तो उतना दिमाग नहीं गया कभी, ना इस पर तवज्जो दी है। जब से आप ये कारोबार कर रहे हैं तो अब तक आपके अंदाजे में कुछ थोड़ा रफली एस्टीमेट बताइए कि आपने कितने घर जो है वो किसी के बिकवाए हैं और कितने जो है वो किसी को खरीदवाए हैं? ये क्या कितना रेशो तो इसका नहीं आ सकता क्योंकि 15 साल से काम कर रहे हैं तो खरीदो फरोख्त तो चलती रहती है। मतलब रफली है कुछ देर में? नहीं, रफली ज़हन में नहीं आ सकता ना, वो तो जाहिर बात है बिजनेस है। बिजनेस में तो जाहिर बात है जब एग्रीमेंट हो जाता है, सारा काम खत्म होता है, हम तो आपको क्या दिल को मतलब सुकून मिलता है? आपको दिल को सुकून तो नहीं मिलता, जाहिर बात है जिसने ली हुआ उनको ज़्यादा सुकून मिलता है, उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। हाँ, तो ये भी एक जाहिर बात एक बिजनेस है। हम अपना बिजनेस जब कर रहे होते हैं तो सेलर और परचेसर का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। रियल एस्टेट एजेंट का तो सिर्फ कमीशन होता है, वो कमीशन लेके अपना नाम नफका चलाता है। हर हुकूमत जो आती है ना वो ये नारा मारती है कि जी हम गरीबों को घर देंगे, हम लोगों को ये देंगे वो देंगे। एक आम आदमी जो है जिसके पास थोड़ी सी रकम है वो क्या अपना घर खरीद सकता है? कैसे खरीद? बिल्कुल खरीद सकता है। जाहिर बात है पूरे कराची के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी भी हैं जो कम रेट में मिलती है, वो लें, इनको घर को फर्निश करवाएं और उनको बेचें, रेंट पे दें। ऐसे कई लोग हैं जिनका काम ही यही है, वो बिज़नेस इसी चीज़ का करते हैं कि वो परचेस करते हैं और फिर इसको रेंट पे दे देते हैं। कई लोग, कई फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनका ना नफका, जिनका घर ही इसी पे चलता है, रेंट पे आई हुई जो रकम होती है उसी पे इनका घर चलता है। और कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ
परचेस करके रख देते हैं, जब मार्केट अप होती है तो उनको बेच देते हैं। और यही होता भी रहा है पूरे कराची में, बिजनेस उसी पे चलता है ना, रियल एस्टेट का। सही बात है। आपके ख्याल में ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, इसमें तो ये बहुत सारे रेंट केसेस आते हैं, तो ये जो सिलसिला है वह सालों साल वो केस चल रहे हैं, आपके क्या ख्याल में ये इसको निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई आपके पास तजवीज़ है? भाई देखें, अगर आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे एंट्री कराएं पुलिस स्टेशन के अंदर। उसकी वेरीफाई होती है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, उसकी वेरीफाई करवाएं, ताकि जो भी आने वाला बंदा है वो जो लिव इन मंथ का जो एक पीरियड होता है जो टेनेंसी एग्रीमेंट में, उसकी मियाद पूरी होने के बाद वो खाली कर दे। अगर वो खाली नहीं करता तो जारी बात है, आपने जो वेरीफाई वहाँ पे करवाया पुलिस स्टेशन में, तो आसानी से वो खाली हो जाता है, ताकि अदालत के अंदर जाके वो केसेस को फेस करना ये बड़े मुश्किल काम है। जो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं वो फिर इतना आसानी से खाली नहीं करते। तो अदालती निज़ाम में हमारा बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर जो कब्ज़ा करता है उसको खाली भी करवाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि वो स्टेशन पुलिस स्टेशन में जाके उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन करवाएं, टेनेंसी एग्रीमेंट दें, उसको वेरीफाइड करवाएं उस बंदे को, फिर उसको रेंट पे दें। नौजवानों को, आप जो बेरोज़गार हैं इस वक्त, उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इस कारोबार में किस तरह आ सकते? उस कारोबार में आने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि वो एक रियल एस्टेट की एक शॉप खोलें और ईमानदारी से अपने वहाँ पे सौदा करवाएं, सेलर और परचेज़र के दरमियान। अच्छा, नेक नीयत से काम करें, कारोबार चलता है। ये कारोबार पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में बिज़नेस, यहाँ पे रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग करते हैं। तो करना चाहिए, ये बिज़नेस को परवान देना चाहिए। आगे 5 सालों के अंदर ये बिज़नेस और मज़ीद अच्छा होगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। जहाँ आबादी बढ़े, जहाँ आबादी का तनासुब बढ़ता है, वहाँ रियल एस्टेट का बिज़नेस भी बढ़ता है। मेरी जो नॉलेज में ये बात आई है कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे थे, उन्होंने मतलब रिटायरमेंट लेके और उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी का काम है ये शुरू कर दिया है। इसमें कौन सी ऐसी चार्म है जो लोग इस तरफ आ रहे हैं ज़्यादा? चार्म तो ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी जब खरीदी है तो ज़ाहिर बात है अगले 2 साल 5 साल के अंदर वो उस रेट पे नहीं होगी। आबादी के तनासुब से उसके अंदर रेट बढ़ेगा ही। सपोज़ करो आपने एक चीज़ 25 लाख रुपए की ली है, तो 5 साल के बाद वो 25 लाख की नहीं होगी, उसके अंदर ज़ाहिर बात है इंक्रीमेंट होगी। वो कम से कम 40 लाख की हो गई होगी, 50 लाख की हो जाएगी। 5-10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है उस पर। तो कई ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद के रख दी है और बाद में आगे जाके 2 साल 3 साल में जब बेचा है तो उन्होंने फिर वही पैसे दूसरी प्रॉपर्टी में लगाए। इसी तरह इनका बिज़नेस चलता रहा और ये एक बिजनेसमैन बन गए। इस वक्त आपने जो कारोबार कर रहे हैं इसमें बिकने की ज़्यादा परसेंटेज है कि ख़रीदने की? रेंट पे ज़्यादा है, ज़्यादातर जो रेशो रेंट पे है। अच्छा, रेंट पे लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ख़रीदने की ताकत हर बंदे की नहीं है। कुछ ज़्यादातर में पाकिस्तान के अंदर जो गरीब कम्युनिटी ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं जो सिर्फ ज़्यादा रेंट पे ही ले सकते हैं। अब आम बंदा 25-50 लाख का रुपए का घर नहीं ले सकता। क्या एक आदमी जो है वो रेंट पे एक इमारत या बिल्डिंग लेके, मकान लेके आगे किसी को रेंट पे दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। रेंट पे लेके रेंट पे नहीं दे सकता, खरीद कर वो रेंट पे दे सकता है। अच्छा, रेंट पे रेंट नहीं दे सकता? रेंट पे रेंट नहीं दे सकता। अच्छा, वो जो असल मालिक है उसी के साथ? वो असल मालिक है उसी के साथ होता है, क्योंकि टेनेंसी एग्रीमेंट 11 मंथ का होता है, 11 मंथ का। 11 मंथ के बाद उसको खाली करना होता है। इसके बाद वो मालिक ही दे सकता है, किराएदार किराए पे नहीं दे सकता। इसमें आपके कारोबार में हुकूमत की क्या मदाखलत है? क्या वो आपको कोई सपोर्ट करते हैं या कोई लाइसेंस देते हैं आपको? इसके लिए कोई इजाज़तनामे की ज़रूरत है? देखें, बिजनेस रियल इस्टेट का जो है वो रजिस्टर करवाएं एसोसिएशन में। अच्छा, और उसके बाद आप कारोबार करें। बाकी कई ऐसे गली मोहल्लों में बाजार पर तो रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो छोटा मोटा बिजनेस है, इसके अंदर इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि रोज़ की बुनियाद पे कारोबार चल रहा हो। तो छोटा मोटा बिजनेस ही है रियल एस्टेट का, जी, लोग कर रहे हैं। तो रोज़ की बुनियाद पे तो कोई सेल और परचेस नहीं होती ना। जाहिर बात है जो भी बंदा आता है रेंट पे लेने के लिए, तो वो रेंट पे रोज़ तो लेने नहीं आएगा। मकानात रोज़ तो खाली नहीं होते, आबादी के तनासुब से रोज़ तो खाली नहीं होते ना। एक बार बंदा आ जाता है तो जाहिर बात उसको फिर फ्लैट मिलना मुश्किल होता है। तो
इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई मुदाखलत तो नहीं है। कोरोना में जो हालात थे उसमें आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा अच्छा। कोरोना के, क्योंकि लोगों की जो आप उसको कह लें कि वो रेंट पे लेना भी चाह रहा था ना, तो आगे इनके पास पैसे नहीं, वो कैसे ले? अगर वो परचेस करना चाह रहा है तो उसके पास आगे ख़रीदार नहीं था। तो कोरोना की वजह से इस कारोबार पे भी बड़ा मसले मसाइल आए। अशरफ साहब, कोई कभी आपके ये सारे कारोबार के दौरान कोई ऐसा आपको तजर्बा हुआ हो कि आप कोई सौदा करवा रहे हैं तो आप कहीं वो अटक गया काम, तो आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसमें से जान छुड़ाएं, ये काम इतना लटक गया कि इतना लंबा हो गया? नहीं, कारोबार के अंदर ज़ाहिर बात है कई बंदे ऐसे होते हैं जब वो प्रॉपर्टी की जब खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो हर चीज़ देखते हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी फैमिली को जब लेके आते हैं एक फ्लैट के लिए तो आप एक एक चीज़ देखते हैं उस कमरे की, उस फ्लैट की एक एक नोयत को देखते हैं कि इसके कमरे क्यों छोटे हैं, इसके कमरे क्यों बड़े हैं। तो कई बार एक ही बंदा 4 से 5 बार एक ही फ्लैट को देखने आता है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं क्योंकि हमारी सर्विसेज में दिखाना, तो हम दिखाते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाह रहे हैं कि बस जल्दी ले ले या हम इसको मना कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम अटक जाता है। रोज़ का एक ही बंदे को 4 से 5 बार दिखाने के बाद जो परचेज़र होता है, जो सेलर होता है, वो भी ज़ाहिर बात तंग हो जाता है कि रोज़ एक ही बंदा देखने आ रहा है, तो उसको परेशानी होती है, सेलर को होती है, क्योंकि हमारी तो सर्विसेज हैं, हम तो देते हैं और देनी भी चाहिए। मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनमें सब्र जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है हर जगह। इसमें भी क्या आप समझते हैं कि इस ब्रोकरी में और ये मकानात की ख़रीदो फरोख्त में जो आदमी स्टेट एजेंट है उसको सब्र कितना होना चाहिए? इसमें बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए। सब्र इसलिए ज़्यादा होना चाहिए कि ये रोज़ की बुनियाद पे कारोबार नहीं चलता, इसलिए इसमें सब्र ज़्यादा ज़रूरी है। और सब्र यूँ समझे कि आप रोज़ इसके बिज़नेस नहीं होता, रोज़ आप सेल परचेस नहीं कर सकते। सही है। जब आपके पास कोई आएगा लेने, सेलर आएगा या परचेज़र आएगा, सेलर आता है आपको कहता है कि वो मुझे ये चीज़ बेचनी है, तो सामने परचेज़र आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब परचेज़र होगा तब आप इस चीज़ को बेचेंगे ना। सही बात। तो जाहिर बात है जब तक तो आपको सब्र करना पड़ेगा। अशरफ साहब, आपने तो पूरा कराची देखा है और आपका कारोबार पूरे शहर में है। आपके ख्याल में सबसे महंगा तरीन इलाका कौन सा है जहाँ फ्लैट और ये बेंगलोज वगैरह बहुत महंगे हैं? कराची के अंदर डिफेंस और बहादुराबाद, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है उस एरिया की। अच्छा। बंगलो कह लें, फ्लैट कह लें, हर चीज़ महंगे हैं। ये जो एरिया है ये ज़्यादातर उन एरिया में आते हैं जहाँ मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, खासकर जैसे बहादुराबाद है वहाँ मेमन कम्युनिटी ज़्यादा है। 80 गज़ का जो फ्लैट है वो अंदाज़न कितने का होगा इन इलाकों में? 80 गज़ का तो प्लॉट होता है, बाकी के फ्लैट तो समझिए कि तकरीबन बहादुराबाद के अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 1.5 करोड़ का भी फ्लैट है। इस तरह डिफेंस में जाएंगे तो डिफेंस में भी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। यूँ फ्लैट देखा जाए तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के भी हैं। तो कराची के अंदर प्रॉपर्टी के आप समझेंगे इंडिया से फिर भी कम है। इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो तो इससे भी ज़्यादा अप है, कराची में तो अभी भी कम है। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे हैं जो इतने सस्ते भी हैं, जैसे लियारी चले जाएंगे तो लियारी में आपको 20-30 लाख रुपए का भी फ्लैट मिल जाएगा, और बहादुराबाद पे जाएंगे तो आपको तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का मिलेगा। आप तो मतलब ये लोगों में कारोबार करते हैं और ये लोग जो है ना इनकी थोड़ी नफ्सियात को भी समझते होंगे। मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि वो लिखा हुआ था कि इंडिया में एक ऐसी झोंपड़पट्टी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी झोंपड़पट्टी वालों को कहा कि भाई आप ये जगह छोड़ो, उनको मकानात बना के दे दिए। उन्होंने क्या किया, वो मकानात में जाके फिर किराए पे दे दिए और आज भी वो झोंपड़पट्टी में रहते हैं। आपने तजर्बे में देखा कि ये लोग जो है फितरी तौर पर जिस जगह पे एक दफ़ा एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ से फिर ये निकलते नहीं हैं। जी बिल्कुल, सिंध के कई ऐसे एरिया हैं जहाँ वो झोंपड़पट्टी में बैठ गए, फिर वहाँ पे जारी बात है कब्ज़ा माफिया की तरफ से पूरा होता है, वो बैठ जाते हैं, फिर वो उसी पे कब्ज़ा करके अपनी छोटी छोटी इमारतें बना के बैठ जाते हैं। सही, ऐसा होता है। अशरफ साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मसरूफ़ आदमी हैं, मुझे पता है, और आपने अपने उस मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और नाज़रीन, आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी। अशरफ साहब जो हैं ये हमारे एक बहुत ही दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे ये स्टेट एजेंट हैं
और इन्होंने सारी बताई। नौजवानों के लिए हमने ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम किया ताकि वो जो बेरोज़गार हैं वो कोई इस तरफ आ जाएं, कुछ थोड़े किसी और फील्ड में चले जाएं, ताकि ये बुरा वक्त जो है टल जाए। और इन्होंने एक उम्मीद दिलाई है कि आने वाले वक्त जो है वो हमारे लिए सबके लिए बेहतर होगा। और इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे जो सारे मसाइल हैं वो हल हों, हमारे नौजवानों के मसाइल हल हों, पाकिस्तान जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। आप अपने मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।